हाय गाइस। सो ये है फर्स्ट वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये वीडियो में और बाकी के वीडियो में डिफरेंस क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू शॉर्टकट्स। मुझे शॉर्टकट्स पसंद नहीं है। सेकेंड थिंग, ये सब्जेक्ट है, इसमें जितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यानी कि क्वेश्चन होता है। आपको जो भी ये कह रहा है कि सिर्फ क्वेश्चंस कर लो काम बन जाएगा मैकेनिक्स में, यार देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी चाहिए। ये अंडरस्टैंड करना है आपको, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो ऐसा चाहिए होगा कि इसमें ये शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन को ऐसा करना है, इसमें ये फटाफट हो जाएगा, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखें। यहीं पे साफ बोल रहा हूँ, नो नो, आई एम हियर फॉर कंसेप्ट, आई एम नॉट हियर फॉर शॉर्टकट्स। ओके। और तीसरी बात जो है, ये ना रहेगा डिटेल। ठीक है। जिसको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो आधे एक घंटे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए इस छोटे से डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 10वीं में या फिर 12वीं में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी थी। ठीक है। आपने पढ़ी तो थी, मैकेनिक्स पढ़ी थी, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी। आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थे। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल लॉज पढ़े थे। राइट। हमने पूरी सिस्टम को डिज़ाइन करके देखा था, हमने अलग अलग टेंशन सॉल्व करे थे, ये सब हमने मैकेनिक्स में करा था। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये तो स्टैटिक वाला पार्ट है। अब जैसे मोशन वाले इक्वेशन थे, उसके फिर हमने कर्वीलिनियर मोशन देखा था। राइट। हमने रेक्टिलिनियर मोशन भी देखा है। हमने अलग अलग टाइप के फोर्स एनालिसिस देखे हैं। सो देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट गो ऑन, देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट गो ऑन। बट अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमने सब देख रखा है, तो इसमें नया क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया क्या है। बात यह है मेरे भाई कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नई बात यह है कि आपने ये सब कंसेप्ट जब पढ़ी थी तो ये सिर्फ कंसेप्ट थी। वी डिड नॉट लुक एट देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस इन ये 12th वाली मैकेनिक्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है वो है साइंस के बीच का और इंजीनियरिंग के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो इन दो सब्जेक्ट्स को अलग बनाता है। इंजीनियरिंग इज यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पसेस। डिजाइनिंग व्हाट? डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स जो कि ऑफ वैल्यू हो। आई होप ये दिख रहा है आपको। ऑफ वैल्यू, यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, साइंस इज ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमेना, ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना और उसमें से निकाले जाने वाले लॉस। अब साइंस इज समथिंग दैट स्टेट्स समथिंग। लॉज जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड इन स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अभी ये जो है, यहां से साइंस से क्या निकलता है, लॉज निकलते हैं। बट इन लॉज का एप्लीकेशन इंजीनियरिंग करती है। इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। बेसिकली अगर कहा जाए दो शब्दों में, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज इंजीनियरिंग, क्योंकि हम इन प्रिंसिपल्स का यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे जिनके अंदर ये सारी चीजें होगी। आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको अभी एक बेसिक डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा जो कि मैकेनिक्स की है। आई होप यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने साइंस और इंजीनियरिंग में के बीच का डिफरेंस देखा। ठीक है। अब इंजीनियरिंग के बीच का और साइंस के बीच का डिफरेंस तो हम देख चुके। सो अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मैकेनिक्स क्या है। पहले मैकेनिक्स समझेंगे तभी तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आएगी। तो मैकेनिक्स वो है ऐसा साइंस, देखो यहीं से शुरुआत हो रही है, यहां से साइंस आ गया। ऐसा साइंस जो डिस्क्राइब करता है
which describes and predicts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दो शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है. अब प्रेडिक्ट्स व्हाट द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. चलो एक एक पार्ट देखते हैं अभी. सबसे पहले तो मैंने बोला कि ये एक साइंस है, राइट. मैंने बोला ये साइंस है. नाउ साइंस बोल तो दिया. बात ये है कि साइंस में हम लॉज ऑब्जर्व करते हैं, ये हमने पहले ही देखा. तो ये एक साइंस है जिसके अंदर हमने मोशन को ऑब्जर्व करा. अब वो साइंस क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करके वो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा. अब डिस्क्राइब करना मतलब क्या, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल. लेट्स से ये एक मेरा ग्राउंड है, समझ लेते हैं. ओके, दिस इज माय ग्राउंड. नाउ लेट्स से मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे एक टेबल है. ठीक है, ये एक टेबल है. नाउ इस टेबल पे ना एक बॉल रखा हुआ है. अब मैंने इसको थोड़ा सा ही पुश किया, मार्बल जिससे हम खेलते हैं, मार्बल. ठीक है, विच इज परफेक्ट मार्बल, कोई उसके ऊपर डिफिशियंसी नहीं है, मतलब जिसके लिए झगड़े होते हैं ना, वो वाली मार्बल एकदम प्रॉपर वाली. तो अभी ये यहाँ से फॉल कर रही है, लेट्स से ये यहाँ है. ओके, और ये इन दी एंड यहाँ पे जाएगी. लेकिन हमारा इंट्यूशन ये हमको बताता है कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, ये फिर से बाउंस करेगी, राइट. ये कुछ डिस्टेंस जाएगी फिर से, देन ये फिर से नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, देन ये जाएगी वापस, बट ये कम डिस्टेंस जाएगी एंड दिस गोज ऑन. अब ये जो मोशन है, फॉलिंग एंड गोइंग अप, देन फॉलिंग देन गोइंग अप, ये जो छोटा सा वाइब्रेशन है, एक छोटा मोशन है. हमने इसको इनिशियल मोमेंटम दिया था, हमने इसको एक इनिशियल टच दिया था, हमने इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया. बट ये जो मोशन हो रहा है, ये सिस्टम है बेसिकली. हम इसको सिस्टम कह सकते हैं. मार्बल की और ग्राउंड की एक सिस्टम है. ये ग्राउंड है मेरा, ठीक है, ये ग्राउंड है. तो अगर मैं इन दोनों की एक सिस्टम फॉर्म करूं तो मुझे सिस्टम को डिस्क्राइब करना है इन अ वे वेयर आई कैन एनालाइज इट. मतलब कि मैं उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या. तो ये डिस्क्राइब करता है ये साइंस. सेकेंड थिंग, प्रेडिक्ट करता है. नाउ लेट्स से मेरी ये सिस्टम है नहीं, मेरी ये सिस्टम ही नहीं है. ठीक है, मैंने सिस्टम चेंज कर दी. चलो, आई एम चेंजिंग द सिस्टम. सबसे फेवरेट सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर मैकेनिक्स बहुत चलती है भाई. मैं इसका एग्जांपल आगे के वीडियोस में भी बहुत लेता रहूंगा. लेट्स सी, आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्या है. ओके, नाउ दिस इज द पिच. लेट्स से इट्स अ पिच, और मैं स्पिन बॉल डाल रहा हूं विच इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, उसका टप्पा यहाँ पे गिरा. लेट्स सपोज it's coming in this way. Now it will go like this, right? Not like that but like that. Okay, so ये जो motion है ये हम predict कर सकते हैं because we know it's a spin ball. It's a spin ball. Now if we know it's a spin ball, then we know it's rotating in this direction, it will go like this. So ये क्या कर रहा है, ये basically predict कर रहे हैं ना कि ये बॉल कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है. तो ये बात हुई. सो ये जो है प्रेडिक्शन, ये भी मैकेनिक्स से ही आता है. इट्स नॉट लाइक कि हमें कोई दूसरा बताने वाला है कि क्या हो रहा है, हमें ही प्रेडिक्ट करना है क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं. सो बेसिकली इट्स अ सिस्टम साइंस वेयर वी डिस्क्राइब एंड वी प्रेडिक्ट व्हाट द कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन इन बोथ एग्जांपल्स. मैंने रेस्ट लिया ही नहीं, मैंने दोनों के टाइम पे मोशन ही लिया बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हमारे बॉडीज जो है वो मोशन में होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली. बट इन सम केसेस, एज इन केसेस ऑफ स्टैटिक कंडीशन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये शब्द से अपने दिमाग में डाल लीजिए. स्टैटिक कंडीशंस जो है उनके अंदर ये बॉडी होगी इन रेस्ट. दैट मीन्स व्हाट डज रेस्ट मीन, मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन बता रहा हूं, आगे डिटेल में देखेंगे. रेस्ट मीन्स नो एक्सेलरेशन. ये बोलना बंद कर दो कि जो बॉडी मूव नहीं कर रही है, विच इज नॉट मोशन, इज विच इज नॉट नो फोर्स, यानी कि नो फोर्स यानी कि रेस्ट नहीं होता. पहले तो ये हटा दीजिए अपने दिमाग में. विथ इक्विलिब्रियम कंडीशंस फोर्स के साथ भी बॉडी रेस्ट में हो सकती है. दिस कैन हैपन. सो ये बोलना बंद कर दो कि रेस्ट में मतलब नो फोर्स.
नो नेट फोर्स बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। सो विल गो इनटू डिटेल्स, इतना कुछ अभी बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वी कैन से दैट until and unless stated otherwise rest motion will be described as no acceleration। इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी रेस्ट वाली मोशन हम दूसरे प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो है नो एक्सेलरेशन में एक पॉइंट ये भी आता है कि आइदर वो सही में मूव नहीं कर रही, मतलब कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आइदर वो सही में मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब इसका चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। ये सारे टर्म्स आपको बहुत मतलब सुने हुए लगेंगे क्योंकि 12th में किया था, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि इंजीनियरिंग में है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं हम आगे पूरे डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो नो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन या फिर स्टेशनरी कंडीशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से नो एक्सेलरेशन कैसे आता है ये हम देखेंगे, बट बेसिकली जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक पॉइंट नहीं है कि बॉडी नो एक्सेलरेशन मतलब रुकी हुई नहीं है, वो भाई वो चल भी सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। आई होप दैट ये सब जो भी चीजें मैं आपको बताई हैं फास्ट में बताई है मैंने, इसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। इसका जब सही मोमेंट होगा इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट इमेज इन योर माइंड कि ये भी ऐसी कोई चीजें होती हैं। ओके, अंडर व्हाट, अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस मतलब यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यही तो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कुछ होगा क्या? नहीं, बिकॉज लेट मी सी, ये दो शब्द आपको समझ गए तो आपको मैकेनिक्स आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत अनरिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, बहुत बहुत ज्यादा है, कुछ रिलेशन नहीं है मैकेनिक्स से, लेकिन यही सब चीजें हैं भाई। कॉज क्या है? कॉज है फोर्स, और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है मोशन, या इन दिस केस इफेक्ट तो ये भी हो सकता है, इफेक्ट ये भी हो सकता है, रेस्ट। ये कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत मजेदार बात है। फोर्स के एप्लीकेशन में बॉडी मोशन में भी जा सकती है, रेस्ट में रह भी सकती है, इट डजेंट मैटर। बट ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन समझ में आना बहुत जरूरी है। कॉज एंड इफेक्ट आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट हैपन इन आवर मैकेनिक्स डिस्कशन। तो अभी इसी के साथ हम चलते हैं आगे कि अगर हमें अपनी हमें हमने हमने सिर्फ मैकेनिक्स डिस्कस किया है, हमने अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिस्कस नहीं किया है, हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था ये लेक्चर बहुत स्लो चलेगा क्योंकि मैं आपको हर एक फंडामेंटल चीज सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको फिर से कोई रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े। इट शुड बी इन योर माइंड किया मुझे अंडरस्टैंड है, मुझे सिर्फ देखना है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ। सो नाउ नाउ व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? तो इंजीनियरिंग का जो शॉर्ट फॉर्म सब जगह एक्सेप्टेड है वही यूज करते हैं, ई एन डबल जी। अब ये डबल जी क्यों है मुझे नहीं पता, ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ठीक है, देख लो ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यहीं से शुरुआत हो गई भाई, ये तो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। देखो यार मेरे को शॉर्ट फॉर्म पसंद नहीं, मैंने यहाँ पे भी शॉर्टकट नहीं उसकी। ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट अप्लाइज प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स टू डिजाइन which takes into account the effect of forces। जैसे हमने पहली वाली डेफिनेशन देखी, फिर से यही वाली डेफिनेशन देखेंगे, इस बार थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली जाएंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो पहले हमने बोला ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, क्योंकि अगर नहीं होती तो हम पढ़ नहीं होते, सिंपल सी बात, इंजीनियरिंग की ब्रांच मैकेनिक्स है ना। जो क्या करती है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई करती है। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे वर्ड आ गया अप्लाइज, यहाँ डायरेक्टली वर्ड आ गया कि अप्लाइज। हमने स्टार्ट ही बोला कि ये एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो मैकेनिक्स की प्रिंसिपल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो अप्लाई करती है टू व्हाट, टू डू व्हाट, टू डिजाइन, डिजाइन करती है। हमने पहले ही बोल दिया कि ये डिजाइन के लिए है, हमने ये बोला ही नहीं है कि और किसी चीज के लिए, ये डिजाइन के लिए है, विच टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।
कि जहां जहां फोर्स का इफेक्ट हमें महसूस करना है, हमें फोर्स का इफेक्ट गिनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल कि फोर्स का इफेक्ट कहाँ गिनना पड़ेगा। सो बेसिक सिस्टम है मेरी, ये समझ लीजिए एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ओवर हियर और ये बैठा हुआ है, ये टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पहले तो फोर्स गिनते आना चाहिए, उसके बाद हमें मटेरियल के ऊपर कैसे फॉर्म हो रहा है वो गिनते आना चाहिए। तो ये एडवांस जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो जो भी चीजें हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं कि वी हैव अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेस, कि हमें पता चाहिए कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जब हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें अगर उसको कैलकुलेट करना है तो वी नीड दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और एक अगर एग्जांपल, अब आप बोलोगे ये तो रेस्ट वाली थी बॉडी, अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो भाई सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, क्योंकि मेरी डायग्राम खराब रहेगी थोड़ा तो आप बोलेगे नहीं नहीं ये एग्जांपल अच्छा नहीं है, लेकिन यही एग्जांपल है भाई, कार वाला। ओके, दिस इज अ कार लेट से। अब यार देखो मैंने मैंने कार की जगह रोबोट बनाते हैं, लेकिन जो भी है ये मूव करेगा, तो ये मूव किस स्पीड से करेगा, किस एक्सेलरेशन से करेगा, इसका वेट कितना इफेक्ट होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होने वाला है, ये सब कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि हमें करनी है डिजाइन जो कि है गाड़ी की, जहां पे हमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस लेनी पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, और ये सबसे बेसिक चीज है जहां पे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस नाउ। ना, अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत डिटेल हो गया। अरे अभी तो शुरुआत है, डिटेलिंग अभी चालू हुई है। मेरी अगली बात जो रहेगी वो रहेगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के या फिर ऑन अ होल मैकेनिक्स के डिवीजन पे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू से अ इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। मैकेनिक्स जो है ना वो हर चीज की हो सकती है। मैकेनिक्स कैन बी ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मैटर। अब मैटर कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये लिक्विड और गैस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स, बराबर। अब इनकी जब मैकेनिक्स हम स्टडी करेंगे इसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब मैकेनिकल वालों को ये सब याद आ रहा होगा, अरे हाँ यार ये भी सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है। सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये वो पॉइंट है, ये यहाँ से आता है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी नाम है इसका, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी नाम है उसका, ये है। सो मैकेनिक्स हर किसी की भी हो सकती है यार, मैकेनिक्स तो क्वांटम की भी हो सकती है। जब हम क्वांटम की बात कर ले तो क्वांटम मैकेनिक्स भी तो है। सो when we talk about things like this, so there are various kinds of way to distinguish and classify a proper point। बट बात यह है कि हम ये डिस्क्रिप्शन नहीं देखने वाले, हम मैकेनिक्स को अंडरस्टूड लेंगे कि हम सॉलिड्स के डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, द अजम्पशन हियर इज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सॉलिड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गैसेस एट ऑल। यहाँ पे हम सिर्फ 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 रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। ये रिजिड बॉडी क्या होती है ना मैं बताऊंगा, ये सब सिर्फ यार देखो इमेज डालने के लिए है, टेंशन मत लो, बताऊंगा सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बताऊंगा थोड़ी देर से, थोड़ा मतलब कैसा सस्पेंस बना रहना चाहिए, आप देखने चाहिए वीडियो एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉलिड की है। सेकेंड थिंग, हम मैकेनिक्स की जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे अजम्पशंस हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे अजम्पशन अभी से लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जब सही पॉइंट आएगा ना तब हम उसको टिक मार्क करेंगे कि हाँ ये अजम्पशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई विल टेल यू एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि हम जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई कंसेप्ट देख रहे हैं जहां पे एक स्पेसिफिक अजम्पशन लगना है तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि वी स्टार्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम। ये ना एक बेसिक चीज इंजीनियरिंग में है, हम स्टैंडर्ड सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं। पहले बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होती है वो रियल लाइफ में होती है। रियल लाइफ के सारे एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में क्लासिफाई होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ एक्ट कर रही होती है, जिनको हम एक साथ एनालाइज करेंगे तो दिमाग फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उनको अलग अलग कंपोनेंट में बांट देते हैं। कि जैसे समझ लो एक कार चल रही है, कार में पहला तो स्ट्रेस वाले पॉइंट्स भी है,
उसमें इंजन में चल रहा है, आईसी इंजन की टेक्नोलॉजी भी है, हीट ट्रांसफर भी हो रही है रेडिएटर में, इंजन वर्क कर रहा है मेरे भाई। उसके बाद रेडिएटर पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल कंबशन ओवर हियर। तो सब आ गया एक साथ। स्ट्रेस ले रही है चेसी, उसके बाद टायर है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, मतलब कि गैस प्रेशर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रोटेशंस की उनके, तो मोशन आ गया। तो ये सारी चीजें तो एक साथ एक्ट कर रही है ना, तो जिनकी वजह से ना सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इनको क्या करते हैं हम ना, अलग अलग चीजों में बांट देते हैं। अब अलग अलग चीजों में बांटने के बाद हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूज ऑफ, सिंप्लीफाइड सिस्टम बनाते हैं उसकी बाय यूज ऑफ अजम्पशंस। हम यहाँ पे अजम्पशन अगर डालेंगे तो बनती है एक सिंपल सिस्टम जिसको हम एनालाइज करते हैं। और ये सिंपल सिस्टम हम इस सब्जेक्ट में एक पार्ट की देखेंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, आई होप यहां तक सब क्लियर होगा। ओके, नाउ आई एम रबिंग दिस ऑल अगेन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स हेडिंग तो दे दे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, हेडिंग दे दी, राइटिंग करनी है, संभाल लो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया, एप्लीकेशन टू अ स्पेसिफिक मैटर डिस्टिंग्विशेस द मैकेनिक्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन क्या लेके चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हमारा, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो अगर ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व है तो यहाँ पे कैसे कैसे टाइप के क्लासिफिकेशन बनेंगे ये चलिए देखते हैं फटाफट। फर्स्ट है मैकेनिक्स, मैं भी ट्री डायग्राम बना रहा हूं, पहले ये मिटा दूं, नहीं ठीक है यहीं पे बना लेते छोटी जगह पे। पहला यहाँ पे मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। Dynamics can further be divided into two parts, kinetics and kinematics। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा वो रेस्ट और मोशन वाला, जो इतनी मैंने बड़बड़ करी वो काय के लिए करी थी, क्योंकि इधर थी। यहाँ पे हम जब रेस्ट वाली बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं तब वो आती है स्टैटिक्स में, हम जब मोशन वाली बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं वो आती है डायनामिक्स में। आई होप ये समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट इज दिस काइनेटिक एंड काइनेमेटिक, यार सबको काइनेटिक पढ़ते से ना वो लूना याद आती है। देखो लूना याद रखो मत रखो आई डोंट केयर। यहाँ पे हम काइनेटिक में डील करते हैं फोर्सेस के साथ, हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन से डील करते हैं बिना फोर्स के कंसिडरेशन के, फोर्स नॉट कंसिडर्ड। ये एक बेसिक मैंने 3 शब्दों में आपको डेफिनेशन बताई है, 4 शब्दों में इसकी, इसकी एक में, इसकी एक में, इसकी एक में। यहाँ पे हम स्टडी ऑफ फोर्सेस इंक्लूड करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, राइटिंग गंदी है संभाल लो, मैंने पहले ही बोला था। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अब इनका हम प्रॉपर से एक एक चीज देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके मतलब क्या बनते हैं। चलो पहली चीज से शुरुआत करते हैं, अब अच्छे से लिखूंगा ताकि तुम लोग भी नोट डाउन कर लो। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड कंडीशंस ऑफ equilibrium of material bodies subjected to the action of forces। हमने जैसे पहले देखा था वैसे एक एक डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, एक एक करके पूरी डेफिनेशंस देखते हैं। पहले स्टैटिक्स क्या है, देखो स्टडी है, ये तो हर जगह कॉमन है भाई, किसकी, फोर्सेस की। हमने तो मैकेनिक्स में देखा था, पूरा मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फोर्सेस है। एंड कंडीशंस ऑफ व्हाट, ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नया शब्द यहाँ पे ऐड हुआ है भैया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या बताता हूँ।
फुर्सत में देखते हैं इसको, ठीक है। इसको 0.1 दे दिया मैंने, इसको फुर्सत में देखेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फुर्सत में देखेंगे इसको कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम। अगली बात, ऑफ मटेरियल बॉडीज, मैंने पहले ही बोला था वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडीज, तो यहाँ पे फ्लूइड्स का कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये तो बेसिक चीज है कि अगर बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका हम स्टडी करेंगे। नाउ यहाँ इस पूरी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ये इक्विलिब्रियम। इसको अलग कलर में हाईलाइट करते हैं भैया, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये गंदा हो गया सब, गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा, सब गंदा हो गया, कोई बात, अब ठीक है, ठीक, निकाल दिया सब, सिर्फ इसको हाईलाइट करना है मेरा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम क्या है, मैंने जो आपको पहले बोला था, नो एक्सेलरेशन कंडीशन। जब बॉडी स्टैटिक हो, मतलब कि मूव ना कर रही हो, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही हो, ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है। डीप में आगे देखेंगे, अभी इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखो कि ये नो एक्सेलरेशन कंडीशन है, मतलब ये रेस्ट पे भी हो सकती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है। ये पूरी चीजें, ये पूरी डेफिनेशन हर जगह पे एक एक छोटा सा अजम्पशन लेके चल रही है। जैसे मैंने बोला था आपको अजम्पशंस बताऊंगा, ये अजम्पशन यहाँ है कि एवरीथिंग इज इन रेफरेंस टू अ इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये एवरीथिंग इज विथ रेफरेंस टू अ इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे हम और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेके चल रहे, वी आर टेकिंग अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, ये ना बाद में डिटेल में अच्छे से देखेंगे, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, विच इज लेट्स से, लेट्स जस्ट फॉर योर, मतलब एकदम एकदम अगर सादे शब्दों में कहा जाए तो उसे हम कह सकते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ना हो, देयर इज नो एक्सेलरेशन बेसिकली पर से। हम आगे देखेंगे इसके डिटेल में, इसको बस इतना याद रखो कि ये सारी डेफिनेशन ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अलाउ होती है, बाकी और कहीं जाए ये अलाउ नहीं होती, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक समझ में आ गया, जो बॉडी हिल नहीं रही है उसका एनालिसिस करेंगे जिसके ऊपर फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पेंडुलम हो गया, पेंडुलम तो याद होगा सबको यार, 12th वाला, बहुत पेंडुलम ने नचाया था तुमको ना। अगले डेफिनेशन हमने देखी थी डायनामिक्स, चलो फिर डायनामिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायनामिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, रिजिड बॉडीज एंड देयर कोरिलेशन विथ फोर्सेस कॉजिंग देम। अब जिस किसी के भी दिल में एक सवाल होगा कि यार हमने कॉज एंड इफेक्ट वाला पार्ट क्यों लिया था सर, कॉज एंड इफेक्ट वाला पार्ट इसलिए लिया था भैया क्योंकि कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस है ना, मोशन कॉज करेगा कौन, फोर्स, बस इतना याद रखो। यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये जिसको समझ में आ गया मेरे भाई, हो गया मैकेनिक्स, कोई टेंशन नहीं। रिजिड बॉडीज, इसके अंदर ना कोई भी बॉडी क्या कहते हैं उसे, अपना शेप चेंज नहीं करेगी। मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, शेप चेंज डज नॉट चेंज ऑफ रिजिड बॉडी, इसकी डेफिनेशन हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी का एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर समझ लो ये एक है और इसको मैंने बुलेट मारी, एक छोटी सी बुलेट ये जो थी, ये इसको लगी और सुपरमैन के जैसा नीचे गिर गई बेचारी बुलेट, लेकिन इसको गड्ढा नहीं हुआ, इसको लगी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जांपल याद रखना बुलेट वाला, कि रिजिड बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करती ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है अपना पॉइंट, देयर कोरिलेशन विद द फोर्सेस कॉजिंग देम। ये बाबा ये ना, ये आयरन मैन है, मार्वल की मूवी में हर जगह आएंगे, ठीक है। फोर्सेस जो है वो आयरन मैन है मैकेनिक्स का, वो हर जगह प्रेजेंट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा याद रखो। हर डेफिनेशन में डाल देना करेलेशन ऑफ देयर फोर्सेस, कोरिलेशन विद द फोर्सेस, कुछ भी चलेगा, फोर्स हर जगह एप्लीकेबल होगा, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों ना भाई भाई है भाई, दोनों जुड़वे भाई हैं।
ये देखो मैं अलग अलग कलर में लिखता हूँ इसको, काइनेमैटिक्स और अरे अलग अलग कलर में लिखना था, एक क्या चल रहा है। चलो अरे भाई साहब ये अपने आप कैसे आ गया। चलो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, चलो दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। काइनेमैटिक्स डील्स विथ स्पेस टाइम relationship of a given body without considering the cause of motion। सिंपल चीज, सिंपल बात, नो बकवास। देखो स्पेस टाइम रिलेशन मतलब क्या यार, वो एक जोक था ना कि अगर कोई बंदी कहती है कि गिव मी सम स्पेस एंड गिव मी सम टाइम, तो मैं क्या करूँ, वेलोसिटी निकाल लूँ। दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इन काइनेमैटिक्स, हमें वेलोसिटी ही निकालनी है। ओके तो वो जोक था जो कंसिडर करके चलो, उसको इसके साथ अटैच कर दो कि व्हेन यू आस्क फॉर स्पेस एंड टाइम यू गेट वेलोसिटी। ओके और विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब वो मोशन कुछ भी हो सकता है भाई, ग्रेविटी की वजह से हो गया, फोर्स की वजह से हो गया, फ्रिक्शन की वजह से हो गया, या एक्सप्लोजन की वजह से हो गया, या न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हो गया, वी डोंट केयर, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन का, और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है काइनेटिक्स से, बिकॉज काइनेटिक्स इज द इट इज द इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ना, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, देखो शॉर्टकट मार रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना, बी डैश डब्ल्यू मतलब बिटवीन है, लिख देता हूँ भाई, बिटवीन द फोर्सेस, आगे फिर से देखो फोर्सेस एंड रिजल्टिंग मोशन। ठीक है यहाँ पे क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड रिजल्टिंग मोशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉज भी देख रहे हैं और हम इफेक्ट भी देख रहे हैं। सिर्फ जब हम इफेक्ट देख रहे हैं तो हम काइनेमैटिक्स में है, जब हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं तब हम काइनेटिक्स में है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने नोट्स में भी डाल देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द इफेक्ट, that is the motion, we are talking about kinematics. When we are talking about cause plus effect, we are talking about kinetics। ठीक है तो यार देखो इस वीडियो में हमने देखा कि मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग साइंस में क्या डिफरेंस है, इंजीनियरिंग साइंस में सॉरी इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि मैकेनिक्स होता क्या है, और उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स इन डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, बताओ लोगों को कि ये कोई बंदा है जो बता रहा है मैकेनिक्स डिटेल में। ओके देन, गुड बाय।